नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं एनसीईआरटी वर्ग 6 के इतिहास के 5वें अध्याय के शेष बिंदुओं की चर्चा करूंगा और उसमें जो पहला बिंदु है हमारे बीच वो है सूक्ष्म निरीक्षण के अंतर्गत मगध महाजनपद के बारे में हम जानेंगे। तो मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध को दिखाया गया है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मगध महाजनपद के बारे में बताया गया कि मगध प्रारंभ में एक महाजनपद था, एक जनपद था, जो फिर अपने विस्तार के तहत महाजनपद बना और बाद में मगध साम्राज्य भी बनता है। इसके कई कारण थे। इसमें जो कह सकते हैं, इसका जो विस्तार हुआ, मगध का इतना तेजी से विस्तार हुआ, इसका मुख्य कारण कि इससे होकर गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी और ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध के एक विशाल हिस्से में जंगल भी था जिसमें हाथी जैसे जानवर रहते थे और उन हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर उसे युद्ध के काम में, सेना के काम में लगाया जाता था। यह भी मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। इसके अतिरिक्त जंगलों में जो लकड़ियां मिलती थी, उन लकड़ियों से घर, गाड़ियां, रथ, युद्ध के लिए इन चीज़ों के निर्माण में इन लकड़ियों का प्रयोग होता था। और इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें भी बहुत पाई जाती थी, जो कि अस्त्र शस्त्र, मजबूत हथियार बनाने में उपयोगी थे। इसके अतिरिक्त मगध में जो शक्तिशाली राजा हुए, बहुत ही शक्तिशाली राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, इसके अतिरिक्त नंद वंश का महापद्मनंद और भी बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने इसे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया, अर्थात बहुत दूर तक इस क्षेत्र को फैला दिया, मगध महाजनपद को, और एक साम्राज्य का रूप दे दिया। इसकी राजधानी की बात करें तो राजगीर, आज जो राजगृह पुराना नाम है, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक इसकी राजधानी रही। बाद में पटना भी, पाटलिपुत्र जो पुराना नाम है, वो भी इसका राजधानी रहा। 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और वो भी भारत की तरफ आकर्षित हुआ और उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। लेकिन मगध की ओर कूच तो करना चाहा उन्होंने, लेकिन उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे भयभीत थे, उनके सिपाही, कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इससे उनके सिपाही भयभीत थे और ब्यास नदी को पार कर आगे आने से उन्होंने मना कर दिया। तो ये था मगध, जिसका हमने सूक्ष्म निरीक्षण किया। यहाँ एक प्रश्न बनता है साथियों, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच क्या अंतर दिखता है? ये रिसर्च का विषय है, या आप चिंतन करेंगे कि जो मगध के सेना थे और ऋग्वेद में वर्णित सेनाएं थे उसमें क्या अंतर है। बहुत सारे अंतर। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें दूसरे महाजनपद के बारे में है बज्जी। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे।
साथियों, एक बगल में बज्जी था, और जहाँ मगध एक शक्तिशाली था, महाजनपद था, जनपद था, उसके बगल में ही एक बज्जी था, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था जो थी वो गणतंत्रात्मक थी। अर्थात यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे, और वैशाली इसकी राजधानी थी बज्जी संघ की। और उसमें कई शासक होते थे, और वे आपस में बैठकर विचार विमर्श करते थे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे सब आपस में ही उसकी चर्चा करके फैसला लेते थे। और उनकी जो सभाएं होती थी उसमें स्त्रियों, दास तथा कम्मकार, इन लोगों को सभा में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे देखते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो साथियों, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि बज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये दिघ निकाय है। दिघ निकाय में बज्जी संघ का वर्णन मिलता है, और उसकी रचना लगभग 2300 साल पहले किया गया था। और इस दिघ निकाय में गौतम बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, उस दिघ निकाय में है। अब है अजातशत्रु या अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बच्ची महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने किया भी, और इसमें वो अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, और उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं को पता लगाने के लिए कि उसकी जो सभाएं होती है उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, और इससे संबंधित अन्य बातें ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसकी चर्चा भी की है कि वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, मिलजुल कर काम करते रहेंगे। इसके विषय में अजातशत्रु अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं जो अब ये चैप्टर अंतिम पड़ाव में आ चुका है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, ये बज्जी संघ कई सालों तक चला, लेकिन गुप्त शासकों ने 1500 साल पहले इस जो उनकी व्यवस्था थी गण और संघ, उस पर विजय प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में इसे शामिल कर लिया। तो ये था हमारा NCERT वर्ग 6 के इतिहास के 5वें अध्याय, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं साथियों, जो बहुत आसान प्रश्न है। आप इसे देखेंगे, बिल्कुल ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। इससे संबंधित कुछ उपयोगी शब्द है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ। तो ये सब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तिथियाँ हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आगमन या दिघ निकाय का लेखन 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले गुप्तों के द्वारा किया गया। तो साथियों, ये था हमारा NCERT वर्ग 6 के 5वें अध्याय की विषय वस्तु। निश्चित रूप से आप सबको पसंद आया होगा, और आप सब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर जितने भी NCERT की वीडियो हैं उसे देखें। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको यहाँ से एक बेहतर कंसेप्ट डेवलप होगा और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार।